नमस्कार दोस्तों। मैं पवन आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल ज्ञान कलश पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, ये जो हमारी यात्रा थी ये लगभग एक महीने 10 दिन से शुरू हुई है। हम आपको CUET 2023 की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। और इस तैयारी में मैं आपको बता दूं कि जो भी सेक्शंस हैं, एक एक सेक्शन हम आपका पूरा कवर कर रहे हैं। डोमेन आपका कवर हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मैं पर्टिकुलरली पढ़ा रहा हूँ। कौन कौन सा? पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है और तीसरा आपका हिस्ट्री है। ये 3 सब्जेक्ट मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे हम आपका कवर कर रहे हैं। कोई दिक्कत आपको अगर आती है, बिल्कुल आप इसमें अपने तरीके से हमसे सवाल पूछिए, हमको बताइए, हम उस समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए वाइड ओपन है। आप नंबर्स चूज कर सकते हो, मतलब आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। कोई समस्या अगर आती है आपको या किसी पर्टिकुलर टीचर से आपको गाइडेंस चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो भी आप हमें बता सकते हो। हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक में दिक्कत आती है या वहां पर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, तो हम आपको उस समस्या का भी समाधान करके देंगे। हमारा बस इकलौता उद्देश्य ये है कि आपका एडमिशन जो आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है उसके डिजायर्ड कोर्स में आपको एडमिशन मिलना चाहिए। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, ठीक है। तो चलो, ये तो ज्ञान कलश की बात हो गई। हम ज्योग्राफी में यूनिट 2 तक खत्म कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 शुरू करेंगे, ठीक है। थर्ड यूनिट हमारी क्या है? देखो, ये सिलेबस है। मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूं, अगर आपको एंट्रेंस या कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है आपको उसके सिलेबस की पूरी जानकारी हो और सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर यूनिट 3 क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब इन सारी चीजों का देखो, अगर आप एनसीईआरटी उठा करके देखोगे तो ये अलग अलग चैप्टर्स में डिफाइंड है। मैं आपको उतना बताऊंगा जितने में आपके एमसीक्यूज आएंगे। देखो, इन चैप्टर्स में अगेन अगर आप डीप डाउन जाओगे तो हर एक लाइन से आपको एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, हर एक पैराग्राफ से तो बन ही सकता है, अगर लाइन से नहीं बन सकता तो। लेकिन आपको इतना डीप में जाकर के प्रिपरेशन नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखे हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं आप देखिए, उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, मगर उसी के आधार पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। उतना ही आप पढ़ लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कम से कम 90-95% क्वेश्चन से कम तो आपका नहीं फंसेगा, ठीक है। उतना आपको पक्का, उतनी चीजें आपको मिल जाएंगी, उतने में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी है, ये आपका सेपरेट चैप्टर है एनसीईआरटी में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से, सिर्फ यहीं पर नहीं, इससे आप अगर कहो तो कंपटीशन लेवल पर भी काफी अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे। डेफिनेशंस मैंने ऐड कर दी हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप मैं बहुत जल्दी उन डेफिनेशंस को रीड आउट करूंगा क्योंकि आप 12th पढ़ चुके हो, ठीक है। एमसीक्यूज पर हमारा बेस ध्यान ज्यादा होगा। अच्छा, क्या क्या है? कॉन्सेप्ट एंड चेंजिंग ट्रेंड्स, गैदरिंग, पैस्टरल, माइनिंग, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, people engaged in agriculture and allied activities, some examples from selected countries। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। एक एक टॉपिक क्या है? देखो, गैदरिंग है, पैस्टोरल है, माइनिंग है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। ये आपके बेसिक मेन टॉपिक्स हैं, ठीक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या देखा? गैदरिंग, ठीक। तो गैदरिंग आप देखते हैं। गैदरिंग मीन्स क्या होता है? जैसे मान लो पुराने जमाने में क्या होता था, अगर मान लो कोई कबीला है, उसे किसी मान लो पत्ते की या किसी चीज की जरूरत है, तेंदू के पत्ते आज भी बीने जाते हैं, गैदर किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं। तो वहां पर लोग जंगल में जाते थे और वहां से अपनी जो भी नेसेसिटी की चीजें हैं जिसे वो उगा नहीं सकते थे, उसे वो बिन करके लाते थे। जैसे आज भी लोग लकड़ियां बिनते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो गैदरिंग होती है। अब गैदरिंग आप ये चीज समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा जो एडवांस जगह होगी वहां पर गैदरिंग नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का सीधा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सीधा नेचुरल रिसोर्स कोई आया, उसका यूज कर लिया। जैसे गेहूं, ठीक है, गेहूं आपने उगा लिया, वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। अगर गेहूं से मान लो आपने रोटी बनाई, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है। आटा बनाया, वो क्या है? वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। उसे बेचा, तो बेचने के लिए अगर मान लो आपने किसी कमर्शियल चीज की सहायता ली, बैंक से लोन लिया, उसका एडवर्टीजमेंट किया, तो वो क्या है? वो टर्शियरी एक्टिविटीज है। फिर मान लो आपने उसमें रिसर्च किया कि कैसे हम हाई क्वालिटी सीड्स लगा सकते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स वैरायटी लगा सकते हैं,
या मान लो मैन्योर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम ग्रीन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो क्या है, वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड है। तो वो क्या है, वो क्वार्टरली एक्टिविटी है, ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड या साइंटिफिक चीजें। तो आप ये समझ सकते हो, आप एक एग्जांपल याद रखो, आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। तो गैदरिंग में देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, आपको सिंपल सा यहाँ पर देखो मैपिंग की यहाँ पे चीजें हैं, ठीक, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। अब देखो गैदरिंग वहां पर होगी जहां पर पहली बात कोई एडवांस जगह नहीं है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में गैदरिंग आपकी नहीं की जाएगी। जहां पर थोड़ा सा आपका जो डेवलपमेंट का लेवल है वो कम है, वहां पर आपकी गैदरिंग एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। अच्छा और देखते हैं, या फिर क्या है, या फिर ऐसी जगह है जहां पर कोई भी आपके रिसोर्स नहीं है, ठीक है, या जैसे बर्फ ही बर्फ है, या मान लो ऐसी नदी है, इतने बड़े जंगल है जहां पर पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जाया जा सकता, तो वहां पर आपकी गैदरिंग एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ क्या है, हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे नदर्न कनाडा, ठीक है, यूरेशिया एंड साउथ चिली, लो एल्टीट्यूड जोन सच एज अमेज़न बेसिस, ट्रॉपिकल अफ्रीका, फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और देखते हैं कहाँ कहाँ पड़ता है, ठीक है, मैं एक दो मैप बताऊंगा, बाकी आप मैपिंग कहाँ से करोगे, आप उठाओ एनसीईआरटी, वहां से मैप देखो खुद से, कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूं, सबसे पहला क्या है, यह आपका नदन कनाडा, ठीक है, अगर आप ये देखो कुछ ऐसे है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है कनाडा, ये है यूएस, ठीक है, ये है मैक्सिको, और ये यहां से ऐड होता है, ये है क्या आपका साउथ, ठीक, ये आपका चिली है, ये आपकी ब्राजील है, ये आपका पैराग्वे उरुग्वे है, ये आपका अर्जेंटीना है। तो यहाँ पर देखो जो नदर्न कनाडा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपका गैदरिंग एक्टिविटी होती है। फिर ये सदर्न चिली है। अच्छा यहाँ क्यों होती है, यहाँ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, तो अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको उसे जुटानी पड़ेगी। यहाँ पर क्यों होती है सदर्न चिली वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हार्श क्लाइमेट है बहुत ज्यादा, आपको कुछ भी जैसे कि यहाँ पैटागोनिया का डेजर्ट है ना, याद होगा, ठीक है, तो पैटागोनिया डेजर्ट है, डेजर्ट होगा तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते हो किसी तरह की। तो ये क्या है, ये दो हो गया। फिर क्या है, अफ्रीका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये अगेन वही जगह हैं। ये आप जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का नदर्न पार्ट, अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका यहाँ पे मेडागास्कर है, इसका भी वो वाला पार्ट जहां पर आपकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है। कौन सा पार्ट है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिक्स, ये आपका क्या है, ये है, ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको गैदरिंग एक्टिविटीज दिखती हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देखोगे तो यहाँ आपका सहारा का मरुस्थल पड़ता है, इसलिए ये सारी चीजें। तो जहां पर भी हार्श क्लाइमेट होगा वहां पे गैदरिंग की एक्टिविटी ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, ज्यादा तरीके से वो करी जाएगी, ठीक है। अब कोई कह दे भैया यूएस में गैदरिंग करोगे, इंडिया में कुछ पार्ट्स को छोड़ दो, वरना इंडिया में भी गैदरिंग एक्टिविटीज नहीं होती हैं। अब यूएस में इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्लाइमेट भी थोड़ा ठीक ठाक है, बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पैस्टोरलिज्म, नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है, मतलब घूम घूम करके जो बंजारे वाला काम करते थे उसको नोमैडिक हर्डिंग, नोमैड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। फिर क्या क्या है, अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, देखो ये है अटलांटिक ओशन, ये है नॉर्थ अफ्रीका यानी ये वाला जोन। दूसरा क्या है, यहाँ पर सेंट्रल चाइना और मंगोलिया, और ये वाले रीजन ऐसे हैं यहाँ पर आपको नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अगेन मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूं, देखो ये क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अगर मान लो 10 चीजें हैं, ठीक है, तो अगर एमसीक्यू बनेगा तो 1, ठीक, अगर मान लो 10 चीजें हैं, 10 मैपिंग के सवाल हैं इस चैप्टर से, तो 1 एमसीक्यू बनेगा एट मैक्स। तो आपको क्या करना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितने में आपका काम हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालोगे तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपसे मिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ट्रायल एंड एरर पे या कह सकते हो एलिमिनेशन टेक्निक का ज्यादा यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने में, जो इस पे बेस्ड है, ठीक। अगला क्या है, देखो यहां पर ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है बताता चल रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है। देखो ट्रांसह्यूमेंस आप चैप्टर में पढ़ते हो, एक बार पढ़ लो। प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पास्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पास्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस। मतलब अगर मान लो ये आपका कुछ ऐसा एरिया है जहां पर प्लेन है और आपका क्या है, पहाड़ है, और ये फ्रीडम है कि अच्छा हाँ आप ट्रैवल कर सकते हो। जैसे मान लो ये पहाड़ है, ये प्लेन एरिया है, मान लो ठंडी आई, ठीक, गर्मी आती है, मान लो कैसा सीजन है, समर सीजन।
तो समर में आपको पता है कि यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपका थोड़ा सा सीजन अच्छा होगा, यहाँ पर आपकी ग्रासेस होंगी, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर शिफ्ट कर जाते हो। ठीक है, फिर जैसे ही ठंडी आती है तो यहाँ ठंडी ज्यादा पड़ेगी, यहाँ ठंडी कम पड़ेगी, तो आप वापस आ जाते हो। ठीक है, तो विंटर्स एंड ड्यूरिंग जो समर है वो आप क्या करते हो, अपना पोजीशन चेंज करते हो फ्रॉम हियर टू देयर एंड फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन एरियाज, प्लेन से माउंटेन टॉप पे और माउंटेन से इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी आपको मिल जाएगी, विंटर्स में ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमंस। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंपल था, आपसे पूछ लेगा कि ट्रांस ह्यूमंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। या मान लो आपको ये डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा इसका क्या मतलब है, इसको तो 1 वर्ड में क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं, या कुछ और 4 वर्ड आपको दे देगा। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विंटर्स में और समर्स में जो शिफ्टिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं। ठीक, इसमें से यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कुछ इसमें देखो, गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीज, भूटियाज, ये क्या है, ये आपको कुछ ऐसी जनजातियां दी गई हैं जो हिमालय में ट्रांसह्यूमंस प्रैक्टिस करती हैं। फिर क्या है भाई, अगला आता है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। देखो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग क्या होती है, कमर्शियल मींस क्या होता है, व्यापारिक तौर पर। अब व्यापारिक तौर पर ऐसा तो नहीं है कि आप 10 तरह के जानवर वो पालोगे, तो क्या करोगे, आप एक तरह का जानवर पालते हो बहुत बड़े पैमाने पर। वो गाय हो सकता है, भैंस हो सकती है, शीप हो सकता है, गोट हो सकती है। उनसे आप क्या करोगे, वो दूध के लिए ही पाले जाते हैं, अब ऊन के लिए पाले जाते हैं, या उनसे जो उनको कट करके उनसे जो मांस या इस तरह की चीजें उनके लिए भी उनको पाला जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इन रीजन्स को देखोगे तो ये रीजन्स कैसे हैं, ये रीजन्स ऐसे हैं जहां पर आपको ग्रासलैंड मिलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड। न्यूजीलैंड में मिलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, अर्जेंटीना में मिलता है, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, हर जगह इनके नाम अलग अलग हैं, जैसे कहीं प्रेरीज बोलते हैं, कहीं डाउन्स बोलते हैं, कहीं पर उनको जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, मतलब हर जगह पे नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, नाम को देख सकते हो। ठीक है, स्टेपीज बोला जाता है, खैर स्टेपीज में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक, जैसे यहाँ पर आपको प्रेरीज बोला जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको डाउन्स बोला जाता है, तो आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर कमर्शियल लाइवस्टॉक रीडिंग में क्या होगा, मान लो एमसीक्यू दिया तो आपसे क्या पूछेगा कि भाई ये कहाँ किस उद्देश्य से होती है, वन टाइप ऑफ एनिमल उसको क्या करते हैं, पालते हैं इन कंट्रीज में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप कॉमनैलिटी देखोगे सारी कंट्रीज में, कोई भी कंट्री आपकी पिछड़ी हुई देश नहीं है। ठीक है, और अगर आपने पढ़ा होगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ मिलते हैं, टेम्परेट रीजन्स कहाँ पे हैं। ठीक है, जैसे ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर, ये है, यहाँ पर यूएस, यहाँ अर्जेंटीना, ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको कम्युनैलिटी देखने को मिल जाएगी। न्यूजीलैंड इज द सेम। ठीक है, फिर क्या है, सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, खुद कमाओ खुद खाओ, इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस। ये 2 तरह से किया जाता है, एक प्रिमिटिव किया जाता है, प्रिमिटिव माने क्या होता है, पुराना। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटेंस फार्मिंग। इंटेंस मतलब क्या होता है, छोटा सा लैंड है और काफी सारे लोग उस पर फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसको इंटेंस फार्मिंग कहते हैं। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसका एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, जहां पर जैसे मान लो कुछ जनजातियां हैं, एक जगह पर उन्होंने उगाया, जब उगा लिया तो वहां पर उस स्लैश एंड बर्न भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उगाया, फिर वहां से वो शिफ्ट कर जाती हैं, किसी दूसरी जगह पे जाती हैं। मतलब वो उस नेचुरल रिसोर्स मिट्टी को 2 साल 3 साल 4 साल का टाइम देती हैं और फिर वापस आती हैं, और तब तक वो किसी और जगह पे क्या करती हैं, एग्रीकल्चर करती हैं, वहां से अपना खाना वाना करती हैं। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोला जाता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आज भी ये चीज प्रैक्टिस करी जाती है। ठीक है, तो भाई देखो अब इसका नाम, ये देखो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है, 1 वर्ड में भी पूछ सकता है कि अलग अलग जगहों पर इसका नाम क्या होता है। जैसे इंडिया में क्या नाम होता है, झूमिंग कल्टीवेशन। मिल्पा कहाँ बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। और लडान क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना इसको। ठीक है, अगला क्या है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अगेन इंटेंसिव सबसिस्टेंस मतलब क्या हुआ, छोटा सा जमीन है और वहां पर काफी सारे लोग खेती कर रहे हैं, इंटेंस खेती। ठीक, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे इंडिया या कह सकते हो आप बांग्लादेश, चाइना, चाइना का भी जो ईस्टर्न हिस्सा है वहां पर, ये वाले हिस्से आपके ऐसे हैं जहां पर आपको इस तरह का एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पैडी एक नॉन पैडी।
ठीक है। अब इंडिया में देखो, इंडिया में पैडी आपको मिलेगा, पैडी नॉन पैडी दोनों देखने को मिलता है, चाइना में भी सेम है, ठीक है। तो इतना आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको क्या करना है, कुछ रीजंस आपको देख लेने हैं। अच्छा हाँ, इंटेंस कहाँ होगा, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ है, जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान के कुछ हिस्से हैं, बांग्लादेश है, ये वाले रीजन में आपको इंटेंस एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस वाली देखने को मिलती है, ठीक है। और दूसरी आपको कहाँ पे है, कहाँ प्रिमिटिव कहाँ देखने को मिलेगी, प्रिमिटिव आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ठीक है। इसके जो नाम है अलग अलग जगह पे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है प्लांटेशन। देखो, जब जो यूरोपियंस थे अलग अलग जगहों पे गए, तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की खेती करनी शुरू की, जैसे टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल। आप एनसीईआरटी उठाकर देखो, सीधा उसमें एमसीक्यू है, इनमें से कौन सा है जो कि एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। प्लांटेशन मीन्स क्या होता है, देखो जिसका आप सीधा यूज खाने वाने में नहीं करते हो, ठीक है। वो जैसे गेहूं है, गेहूं आप सीधा खाते हो, तो प्लांटेशन नहीं है। जिसको आप कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, कमर्शियल वो कहते हैं, ठीक है। इसको आप बेचते हो, ठीक है, बेचना ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट होता है, वही क्या होता है, वही आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। फिर वन वर्ड में क्या आता है, फजेंडाज। फजेंडाज क्या होते हैं, ब्राजील में जो बहुत बड़े कॉफी के प्लांटेशंस होते हैं, बड़े चाय के बागान, कहवा के बागान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इसको कहवा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में यूपी बोल, तो इसको फजेंडास बोलते हैं। वन वर्ड आपसे पूछ लेगा सीधा, अच्छा बताओ इनमें से कौन सा प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं है, इतने हैं, इसके अलावा जो है वो नहीं है, ठीक है। फजेंडास क्या होते हैं, ब्राजील में जो आपके बहुत बड़े बड़े कॉफी का प्लांटेशन होते हैं। फिर कुछ क्या है, कुछ डेफिनेशन हैं, जैसे मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री साथ में करते हैं। अब इसको करने के लिए पैसा चाहिए, तो बहुत ज्यादा, जैसे अब इंडिया में भी कुछ जगहों पे देखो, गांव में आप जाके देखो बैल भी पालते हैं। अब तो चलो ठीक है, चेंज हो गया कि मतलब ये सब ट्रैक्टर और ये सारी मशीनरी आ गई। अदरवाइज मैकेनाइजेशन के पहले क्या था, आपकी जो भी एक्टिविटीज थी, कौन कौन सी, एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप दोनों साथ साथ होते थे, बैल गाय भैंस सब पाले भी जाते थे और साथ साथ आपकी खेती भी होती थी। उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। फिर आपकी क्या है, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या है, अब डेयरी फार्मिंग में ये है, डेयरी आपकी देखो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जगहों पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है डेयरी फार्मिंग, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव होती है, मतलब लेबर की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अब जरा सोचो, अगर मान लो आपने 400 गायें पाल दी, 400 भैंसें हैं आपके पास, तो आपको उसको करने के लिए मजदूर चाहिए होंगे और लगातार उनकी सेवा करनी होगी। अदरवाइज अगर एक में भी रोग फैला तो सबको इफेक्ट कर सकता है, सारी आपकी मेहनत चौपट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लेबर इंटेंसिव होती है। फिर आती है डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाली, विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है, ग्रेप्स की फार्मिंग, ठीक है। विटिकल्चर कहाँ होगी, मेडिटेरेनियन रीजन में, ठीक, पता होना चाहिए। फिर ये हो गई भाई, सेकेंड लास्ट स्लाइड है आपकी, आई गेस, हाँ लास्ट स्लाइड है। देखो डेफिनेशन है अगेन, ट्रक फार्मिंग क्या होती है। अब ऐसा नहीं कि ट्रक से फार्मिंग कर रहे हैं, ट्रक फार्मिंग क्या होती है, जहां पर वेजिटेबल्स वो करी जाती हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो जहां पर उगाया जाता है और जो मार्केट है, वो ओवरनाइट जर्नी में बाई ट्रक वो कवर करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, ठीक। कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग, देखो यहां पर इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, कहाँ गया, कोलकोज। कलेक्टिव फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया था, रशिया से। क्या वर्ड था, उसको क्या बोलते थे वहां पे, कोलकोज। देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा किया जाता है, यहाँ पर ये सारे इंडिविजुअल्स मिलकर के करते हैं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लो एक जगह पे 2-4 मतलब सबने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और अपना एक फार्मिंग शुरू कर दी। दूसरा क्या है, कलेक्टिव, मतलब यहाँ पर सारे लोग आपस में मिलकर के करते हैं, ठीक है। ये रशिया से लिया गया था, सोवियत यूनियन जिस उस समय बोला जाता था, और उसमें यहाँ क्या बोलते थे, कोलकोज बोलते थे, ठीक। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट है माइनिंग। आपका टॉपिक अगर आपको याद हो सिलेबस, माइनिंग था। माइनिंग में देखो 2 तरह से माइनिंग करी जाती है, एक होती है सरफेस माइनिंग, एक होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग, मान लो सरफेस पे ही कोई आपको चीज मिल गई, ठीक है, 2-3 उसमें, तो उसमें क्या करोगे आप, सरफेस माइन कर लोगे, उसको क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट। दूसरा होता है, जैसे मान लो आपको तेल निकालना है, ठीक है, ऑयल की करनी है, तो क्या होती है, वो अंडरग्राउंड करी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट, ठीक है। तो 2 तरह से माइनिंग होती है, ओपन एंड शाफ्ट, ओपन कास्ट एंड शाफ्ट। सरफेस पे करते हैं और उस पे करते हैं। आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है और पूछेगा भैया अच्छा अंडरग्राउंड माइनिंग का दूसरा नाम बताओ, इस तरह से। एक आपको मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ या डेफिनेशन दे रहा हूँ करने को, हॉर्टिकल्चर क्या बोलते हैं। और एक एमसीक्यू और है, अगर आप एनसीईआरटी लगाई होगी तो फ्लावर जो आप बड़े स्तर पे उगा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 3-4 चीजें हैं, आई गेस की इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे पूछिए, हमें बताइए।
इतनी जितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसका मैं आपको जितना भी स्लाइड है मैं आप शेयर कर दूंगा आपसे टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारे सेम नाम से है, ज्ञान कलश नाम से। आपको लिंक हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाइए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत है हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो यूनिट 3 का ये पहला चैप्टर था, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, और जाने से पहले अपना प्यार ऐसे ही हमको देते रहिए। किसी को अगर ज़रूरत है, ये फ्री चैनल है, आपके लिए बिल्कुल ओपन है, उसे बताइए कि हम आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।